Well, hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha, and this is Mihir Thakur, and today we are going to discuss a very important topic, that is the differences between constitutional amendment process of USA and India. मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो संविधान है उसमें अगर कोई अमेंडमेंट लाना हो, कोई चेंजेस लाना हो, तो वो उसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से उसमें चेंजेस आ सकता है। और सेम टू सेम इंडिया जो है उसका जो संविधान है उसमें अगर कोई अमेंडमेंट लाना हो, उसमें अगर कोई चेंजेस लाना हो तो उसका क्या जो है वो प्रोसेस होगा। इन दोनों को आज हम कंपैरिजन के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बदलना बहुत ही मुश्किल है। ये जो टॉपिक है, ऐसा टॉपिक यूट्यूब पे भी या फिर किसी और जगह पे भी बहुत कम है, इसके बारे में डिस्कशन जो है उतना नहीं की गई है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसको कहीं पे भी पूरे डिटेल्स में नहीं बताया गया है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न जो है वो अक्सर रहा करती है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल्स में समझाया कि कैसे चेंज कर सकते हैं, और एज वेल एज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इसको भी मैंने बहुत ही डिटेल्स में समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में। तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको 17 सितंबर 1787 को लिखा गया था। ये बहुत ही पुराना, वर्ल्ड का सबसे पुराना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें टोटल आर्टिकल जो है वो 7 है। अब आप कहोगे कि इतना बड़ा देश और सिर्फ 7 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। सो यस, इस कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 7 आर्टिकल ही हैं, और एक एक आर्टिकल जो है वो बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा, इसमें बहुत चीज़ें जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर में ही लिखी जाती हैं, इसकी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल्स के अंदर में। इसीलिए सिर्फ 7 आर्टिकल ही है पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के इतना ही आर्टिकल में सारी चीज़ें जो है वो लिखी गई है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये ओरिजिनल कॉपी है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें आर्टिकल 1 जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि आर्टिकल 1 ये पूरा लिखा हुआ है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल भी है, प्रस्तावना, और इसके जो अमेंडमेंट है वो अभी तक 27 टाइम्स जो है इसमें अमेंडमेंट लाई गई है, यानी कि 27 बार इसमें चेंजेस किए गए हैं। ये इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी इतने लंबे समय में सिर्फ 27 बार ही अमेंडमेंट क्यों हुआ है, और इतनी ही कम समय में हमारा संविधान जो है वो लगभग 104 बार अमेंड कर दिया गया है। इसीलिए क्योंकि इसका जो नेचर है वो रिजिड है, बहुत ही ज़्यादा टफ है इसको चेंज करना कॉन्स्टिट्यूशन को। कैसे टफ है वही आज हम समझेंगे अच्छे से डिटेल में। और इसका जो नेचर है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, क्योंकि यहाँ पे स्टेट और सेंटर के बीच में जो है वो पावर पूरी तरह डिवाइड हो चुकी है, और हर एक स्टेट का अपना अपना संविधान भी है और अपना अपना सुप्रीम कोर्ट भी है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे के पूरे यूएस पे जो है वो लागू होता है, पूरे के पूरे यूएस के लिए जो है वो है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। और बात करते हैं अब इंडिया की। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 में लिखा गया था। इसमें टोटल आर्टिकल जो है वो 470 है। और ये कैसे हैं 470, इससे पे मैंने एक सेपरेट लेसन बनाया हुआ है, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ जाकर के देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अमेंडमेंट जो है अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो 104 बार हो चुका है, और टोटल पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है 25, और शेड्यूल जो है वो टोटल 12 है। और आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स में डिफरेंसेस क्या होती है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस पर भी जाकर के आप वहाँ से देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इसका जो नेचर है हमारे संविधान का वो ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही ज़्यादा रिजिड है यूएस के जैसा, है ना। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यूके का है, उस पर भी कभी और हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम इतना ही जानेंगे यूएस और इंडिया के बारे में, जानेंगे कि ना ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही ज़्यादा रिजिड है, ओके, और ना ही फुल्ली फेडरल है। यहाँ पे आप देखोगे कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर पूरी तरह से जो है वो एकदम डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है। कुछ पावर जो है वो सेंटर के हाथ में ज़्यादा है, इसीलिए टोटल फुल्ली फेडरल कंट्री हमारा नहीं है, ऐसा आप कह सकते हो। तो अब शुरू करते हैं कि क्या प्रोसीजर होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस है उसके बारे में आर्टिकल 5 में जो है वो डिस्कस की गई है, ओके। आर्टिकल 5 में क्या लिखा है पहले इसको हम एज इट इज़ पढ़ते हैं और उसके बाद इसको हम डिटेल्स में समझेंगे। तो आर्टिकल 5 में लिखी गई है कि द कांग्रेस वेन एवर 2/3 ऑफ बोथ हाउसेज शैल डीम इट नेसेसरी टू शैल propose amendment to this constitution
और ऑन एप्लीकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। एक बात यहाँ पे याद रखना है कि कांग्रेस जो यहाँ पे कही गई है वहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट को कही जाती है। ओके, वहाँ पे कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस वहाँ के गवर्नमेंट को कही जाती है। तो और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ 2/3 ऑफ द सेवरल स्टेट्स shall call a convention for proposing amendment, which is either case shall be valid to all enacts or proposes as part of this constitution when ratified by the legislature of 3/4 of several states or by convention of 3/4 thereof as the one or the other mode of ratification may be proposed by the Congress, provided that no amendment which may be made prior to year 1808 shall in any matter affected the first and fourth clause in the 9th section of the first article, and that no state without its consent shall be deprived of its equal suffrage in the Senate. ओके, अब इसको हम डिटेल्स में समझते हैं कि एक्चुअली में ये क्या कह रहा है। ये जो है यहाँ आप देख सकते हो कि आर्टिकल 5 का ओरिजिनल कॉपी है यूएस का, यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी गई है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में जो है वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड की जाती है, लेकिन यही 3 स्टेप बहुत ही ज़्यादा टफ हैं। तो समझते हैं स्टेप नंबर 1 से। पहले स्टेप्स में जो है वो क्या दी गई है, क्या प्रोसेस है वो समझते हैं कि सबसे पहले वहाँ पे अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज किया जाएगा। प्रपोजल 2 तरीके से की जाती है, ठीक है, एक तो कांग्रेस के द्वारा, दूसरा कन्वेंशन के द्वारा। तो सबसे पहले कांग्रेस के देखेंगे। कांग्रेस में प्रपोज एन अमेंडमेंट to the states upon a 2/3 vote of both houses, means कि कोई भी अमेंडमेंट प्रपोज करने के लिए बोथ हाउसेज, यानी कि ये देख रहे हैं आप यूनाइटेड स्टेट का जो है यहाँ पे आपको लेजिस्लेचर दिख रहा होगा, जैसे हमारे देश का लोकसभा राज्यसभा यानी कि संसद भवन है, वैसे ही वहाँ का लेजिस्लेचर ये है। इसमें भी 2 हाउसेज हैं, एक हाउसेज है सीनेट, यहाँ आप देख रहे हो, और दूसरा हाउसेज होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, सीनेट में जो टोटल मेंबर 100 होते हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट है, तो 2 सीट जो है वो पर स्टेट को मिली हुई है, इसलिए टोटल जो मेंबर होंगे सीनेट के अंदर में वो 100 होंगे। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर जो है 435 होते हैं। इनका सीट जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे यहाँ पे मिलता है। फॉर एग्जांपल, किसी भी स्टेट का पॉपुलेशन जो होगा उस बेसिस पे वहाँ पे एक प्रोपोर्शनल निकाल करके वहाँ पे जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर में सीट बनाई जाएंगे और मेंबर्स को रखे जाएंगे। तो अभी जो है वो टोटल 435 मेंबर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, और सीनेट के अंदर में टोटल 100 मेंबर हैं। ओके, अब इन दोनों का 2/3 वोट होना चाहिए प्रपोजल पे। अगर दोनों हाउसेज में 2/3 इसमें और 2/3 इसमें, किसी एक में नहीं, इसमें भी 2/3 और इसमें भी 2/3, दोनों जगह से जो वो पास करवाना होगा प्रपोजल को। और जब वहाँ पे टोटल वोटिंग हो जाएगी उसके बाद जो है वो अमेंडमेंट को प्रपोज माना जाएगा। ओके, दूसरा तरीका है कि अमेंडमेंट प्रपोज्ड बाय अमेंडेटरी कन्वेंशन। अब देखो यहाँ पे अमेंडेटरी कन्वेंशन एक टर्म है, इसको समझना जरूरी है। अमेंडेटरी कन्वेंशन वो कन्वेंशन है जो स्टेट्स जितने भी हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उनके द्वारा बनाए जाते हैं और उनको बुलाया जाता है कांग्रेस के द्वारा एन एप्लीकेशन ऑन एप्लीकेशन पे। और वो ये कन्वेंशन जो है, यानी कि ये कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन, ये कन्वेंशन जो है ये 2/3 ऑफ स्टेट्स जो है वो मिलकर के बनाती है, ठीक है। तो ये मान लो कि ये इनका वोटिंग हो गया 2/3, तब प्रपोजल किया जा सकता है, और या नहीं तो कांग्रेस जो है इस तरीके से जो है वो प्रपोज कर सकती है। तो ये 2 तरीका है, दोनों में से किसी भी एक तरीका से प्रपोजल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए प्रपोजल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट है सबमिशन टू स्टेट। अब यहाँ पे क्या है कि आप बहुत जगह देखे होंगे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस को कोई भी डिटेल्स में अगर समझा रहा है या फिर कैसे भी समझा रहा है, तो इस स्टेप्स को बहुत लोग जो है वो मेंशन नहीं करते हैं, यहाँ पे सीधा नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। लेकिन ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रपोजल के बाद जो है वहाँ पे जो अमेंडमेंट प्रपोजल है वो सभी स्टेट्स के पास जाता है। ओके, सभी स्टेट्स के पास, ये यूनाइटेड स्टेट है ना, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके पास जाता है। और ये कैसे जाता है इसको हम समझते हैं। अपॉन अप्रूवल बाय कांग्रेस, कांग्रेस के बाद अप्रूव होने के बाद द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इज फॉरवर्डेड टू नेशनल आर्चीव्स एंड रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ फेडरल रजिस्टर। ओके, ये एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे उनके पास ये फॉरवर्ड किया जाता है। ओके, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, द ऑफिस ऑफ फेडरल रजिस्टर प्रपोज्ड अमेंडमेंट
and prepare a package of informational material on ratification. Okay, मतलब ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक पैकेज तैयार करते हैं, उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन और मटेरियल्स रखा जाता है उस अमेंडमेंट का रैटिफिकेशन के लिए, और रैटिफिकेशन स्टेट्स के द्वारा होती है। आगे समझेंगे कि प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ ईच स्टेट, कैसे डिलीवरी होता है सभी स्टेट्स को। उसके बाद जो भी आर्चिविस्ट है, ये आर्चिविस्ट जो है, ये आर्चिविस्ट, ये जो नेशनल आर्चीव का आर्चिविस्ट है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, सेंड द प्रपोज्ड अमेंडमेंट एंड इंफॉर्मेशनल मटेरियल्स टू ईच स्टेट्स गवर्नर। अब यहाँ पे देखना है कि सारे स्टेट के जो गवर्नर होंगे उनको जो है ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट का कॉपी जाएगा। ओके, अब क्या होगा कि ये स्टेट गवर्नर जो होंगे वो उस प्रपोज अमेंडमेंट को हर स्टेट के लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा के अंदर में जो है वो प्रपोज करेंगे, ताकि वहाँ से जो है वो लोग कंसीडर करें और उसके आगे का प्रोसेस हो सके। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट है थर्ड स्टेप, और ये लास्ट स्टेप होता है। अब देखा आपने कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रपोज की गई, प्रपोज होने के बाद उसको पास कराया गया, पास कराने के बाद उसको जो है सबमिट करना होगा स्टेट्स के पास। तो स्टेट में कैसे सबमिशन हुआ वो भी आपने देखा, और अब जो है स्टेट का क्या रोल होता है वहाँ पे देखना है। तो अब क्या होगा कि उस सारे अमेंडमेंट को, अमेंडमेंट का जो भी प्रपोजल है उसको हर स्टेट से कंपैरिजन में कम से कम 3/4 स्टेट से जो है वो पास करवाना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि रैटिफिकेशन में अकर थ्रू वन ऑफ टू प्रोसेस, यानी कि दो प्रोसेस से हो सकता है, एज डिटरमाइंड बाय कांग्रेस यानी कि सरकार। रैटिफिकेशन बाय 3/4 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, या तो इसमें के 3/4 स्टेट्स जो हैं वो उस अमेंडमेंट पे जो है वो अपना वोट डालते हैं उसके पक्ष में, तब जा कर के वो अमेंडमेंट हो जाएगा। और या नहीं तो रैटिफिकेशन बाय 3/4 ऑफ स्टेट्स एक्टिंग बाय अ स्टेट कन्वेंशन, और ये 3/4 ऑफ स्टेट्स के द्वारा, ये जो भी स्टेट कन्वेंशन के लिए काम कर रहे होंगे उनके द्वारा 3/4 वोट होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर हो जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो सफल हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना है कि टोटल स्टेट्स जो है यूएसए के अंदर में, उसका 3/4 स्टेट को वोट डालना होगा। तो आपने समझा कि क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले अमेंडमेंट प्रपोज की जाती है, और उसके बाद उसको जो है स्टेट्स के पास सबमिट की जाती है, और सबमिट होने के बाद सारे मतलब कि 3/4 स्टेट से जो है उनको पास करवाना पड़ता है, तब जा कर के वो अमेंडमेंट जो है वो सफल होती है। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा रिजिड जो है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, कितना टफ है वहाँ पे अमेंडमेंट लाना। एंड अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो हो गई, सारी चीज़ हो गई सफल। अब क्या यहाँ पे याद रखना है कि एक्चुअली वो कब से इफेक्टिव रहेगा कंट्री के अंदर में। तो इफेक्टिव होता है कि रैटिफाइड अमेंडमेंट इज इफेक्टिव एज ऑफ द डे अ सफिशिएंट मेंबर ऑफ स्टेट रैटिफिकेशन आर कंप्लीटेड, मतलब कि वोटिंग जिस दिन कंप्लीट हो गई उस दिन से वो इफेक्टिव हो जाएगा, ना ही कि जिस दिन उस अमेंडमेंट को प्रोक्लेम किया जाए या किया गया हो। ओके, तो ये याद रखना है कि जिस दिन स्टेट के बाद रैटिफिकेशन वोटिंग कंप्लीट हो गई हो उस दिन से वो अमेंडमेंट देश के अंदर में इफेक्ट में आ जाता है। सो आई होप आपके यहाँ से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे यूएस अमेंडमेंट प्रोसेस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस से रिलेटेड। और अगर कोई क्वेरीज है माइंड में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपकी क्वेरीज को डेफिनेटली सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस को। ओके, तो जिस तरह से आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस है वो आर्टिकल 5 में था। ओके, लेकिन यहाँ पे इंडिया है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस है वो आर्टिकल 368 में दी गई है। ओके, आर्टिकल 368 क्या कहता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मे इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंडेड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील, यानी कि किसी भी नए आर्टिकल को ऐड करना या किसी भी आर्टिकल्स में चेंज लाना, उसमें वेरिएशन लाना या फिर किसी आर्टिकल को ख़त्म कर देना, इसका पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास होगा। ये आर्टिकल ये पावर जो है वो पार्लियामेंट को देता है। एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। ओके, इस आर्टिकल में जो भी प्रोसीजर दिए गए हैं उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके बेसिस पे अगर कोई भी कानून है वो चेंजेस, आर्टिकल में चेंजेस लाए जा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि केशवानंदा भारती केस जो हुआ था 1973 में, ओके,
1973 में जो केशवानंदा भारती केस हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और उस जजमेंट में ये कहा कि पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल को अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ओके, बेसिक स्ट्रक्चर को वो चेंज नहीं कर सकती, उसमें कोई भी छेड़छाड़ पार्लियामेंट नहीं कर सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप चाहते हैं इसको भी जानना तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इस पर एक सेपरेट लेसन लेके आ जाऊंगा। लेकिन अभी नॉलेज के लिए इतना समझ लो कि बेसिक स्ट्रक्चर्स को पार्लियामेंट नहीं चेंज कर सकती है, बाकी आर्टिकल्स को पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। और अब देखते हैं कि किस तरीके से चेंज कर सकती है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 जो प्रोसीजर संविधान में दी गई है, वो सबसे पहला जो स्टेप होगा कि बिल जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो भी होता है उसको हम स्टार्टिंग में बिल कहते हैं, उसका नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। एंड ये बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है ईदर ऑफ द हाउस, ओके, ईदर ऑफ द हाउस, नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर, नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि ईदर ऑफ द हाउस कहने का मतलब कि या तो वो लोकसभा में या तो वो राज्यसभा में, इन दोनों में से किसी भी हाउस के अंदर में जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं ये बिल। और बिल जो है इंट्रोड्यूस जो मिनिस्टर के द्वारा किया जा सकता है या फिर प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी किया जा सकता है। और एक बात और याद रखने वाली बात है कि जब बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उस पर प्रेसिडेंट जो होंगे उनके रिक्वायर्ड, उनके परमिशन की कोई ज़रूरी नहीं होगी, ओके, प्रेसिडेंट के परमिशन की ज़रूरी नहीं होगी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है कि बिल मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि मोर देन 50%। बिल जो है इन दोनों हाउसेज में से 50% से ज़्यादा वोटिंग से पास करानी पड़ेगी, उसको स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक से पास करानी होगी, नहीं, दोनों से 50% से ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए, तब बिल पास होकर के जो है वो आगे बढ़ेगी। ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजॉरिटी 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, याद रखना है। और ईच हाउस मस्ट पास बिल सेपरेटली, जैसा कि मैंने बताया कि सेपरेटली दोनों हाउसेस से पास करवाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि किसी एक से। एक चीज़ याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कोई भी जॉइंट सेटिंग का प्रोविज़न नहीं दिया गया है, ओके। और भी कोई कानून अगर बनाने होते हैं या फिर कोई और कानून पास करवाने पड़ते हैं तो उस वक्त जॉइंट सेटिंग कराया जा सकता है। किन किन कानूनों में, किन किन सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इसमें कोई बिल पास हो गई और इसमें नहीं हुई, या फिर इसमें अगर कोई बिल पास हो गई इसमें भी होने वाली है, या फिर दोनों में टाई कर गई, है ना। तो जब टाई हो जाती है तब जो है वो प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे जॉइंट सेटिंग बुलाते हैं और साथ में बिल को फिर से वहाँ पे वोटिंग करवाते हैं और उसके बाद बिल को पास करवाते हैं, ये होता है जॉइंट सेटिंग। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंजेस लाना है तो आप कोई भी तरह का जॉइंट सेटिंग उम्मीद नहीं करना, क्योंकि जॉइंट सेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में नहीं होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है इफ़ बिल 6 फेडरल प्रोविज़न, बिल में अगर कोई भी टाइप का फेडरल प्रोविज़न जुड़ा हुआ होगा तो उस बिल को मस्ट बी रैटिफाइड बाय हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजॉरिटी। ध्यान रखना है कि अगर कोई बिल में फेडरल प्रोविज़न होगा, यानी कि स्टेट से रिलेटेड अगर कोई कानून में चेंजेस लाने हैं तो वहाँ पे जो होगा बाकी इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट्स के कम से कम हाफ स्टेट्स के लेजिस्लेचर से उस बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना होगा। मींस कि मान लो कि हाउस के अंदर में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उसका 50% से ज़्यादा वोटिंग हो जाए तो वो बिल वहाँ से पास हो जाएगी। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी में टोटल मेंबरशिप से पास करवाना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखना है कि फेडरल प्रोविज़न होगी तो उसके बाद उस बिल को हाफ स्टेट लेजिस्लेचर से पास करवाना होगा। उसके बाद आफ्टर पास्ड बाय बोथ हाउसेस एंड रेटिफाई बाय स्टेट लेजिस्लेचर, देखो या तो बिल दोनों हाउसेस से पास हो गई अगर फेडरल प्रोविज़न नहीं है तो हो गया, और जब अगर मान लो फेडरल प्रोविज़न है तो स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास हो गई। उसके बाद क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट के पास उस बिल को ले जाते हैं, सामने रखते हैं, किस लिए, क्योंकि एसेंट चाहिए होता है प्रेसिडेंट का। ये प्रेसिडेंट हमारे, इनका एसेंट चाहिए होगा, इस एसेंट मतलब इनका साइन चाहिए होगा। साइन होने के बाद जो है वो बिल क्या बनेगी, एक्ट बन जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि प्रेसिडेंट के पास जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जाती है तो प्रेसिडेंट को उसको होल्ड करने का पावर नहीं रहता है, ना ही वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं हाउस के अंदर में, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के पास रिकंसिडरेशन के लिए। वो बाइंड है एसेंट देने के लिए, उनको एसेंट देना ही पड़ेगा। और जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तब वो बिल जो है एक्ट बन जाता है और दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ओके।
तो आई होप ये भी आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से हमारे भारत देश में जो है संविधान में चेंजेस लाया जा सकता है, संशोधन लाया जा सकता है, और यूएस में किस तरीके से चेंजेस संशोधन लाया जा सकता है। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट अगर माइंड में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, वहाँ पे मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हो सकेगा तो उस पर मैं एक सेपरेट लेसन भी बना दूँगा। तो जैसा कि आपने प्रोसीजर में पढ़ा कि हमारे भारत देश के अंदर जो भारत की संविधान है उसमें जो चेंजेस है किस तरीके से लाई जा सकती हैं, वो प्रोसीजर आपने समझ लिया, यूएस का भी समझ लिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में 3 तरीके के अमेंडमेंट को आपने देखा। एक देखा सिंपल मेजॉरिटी, और एक देखा स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरा देखा बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। कब? जब कोई भी एक्ट के, कोई भी बिल के अंदर में फेडरल प्रोविज़न ऐड होगा तो उसको स्टेट्स, हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से पास करवाना पड़ेगा। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि ये तीनों टाइप्स में किस तरीके के अमेंडमेंट की जाती है और क्या प्रोसेस होता है इन तीनों में भी। स्पेशल मेजॉरिटी में कितनी वोटिंग चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी में कितने वोटिंग चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी में कितने वोटिंग चाहिए, और इसमें कितने वोटिंग चाहिए, और इसमें कौन कौन से कानून के लिए जो है मतलब कि सिंपल मेजॉरिटी लगती है, और किस कानून में चेंज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, और सेम टू सेम इसमें कौन सी कानून जो है वो चेंजेस की जा सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं लाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो और लाइक ज़रूर कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर।